मूल अधिकार पार्ट 7। तो आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अंतिम मूलाधिकार है। जितने भी मूलाधिकार दिए गए हैं ये सबसे लास्ट मूलाधिकार है, अंतिम मूलाधिकार है आर्टिकल 32 में, क्योंकि आर्टिकल 31 का जो फंडामेंटल राइट है वो हटाया जा चुका है, वो समाप्त किया जा चुका है। आर्टिकल 32 कहता है कि अगर किसी भी मूलाधिकार का हनन किया जाता है, किसी भी मूलाधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो मूलाधिकार के उल्लंघन की दशा में न्यायालय में मुकदमा करना और उस अधिकार को पुनः लागू करवाना, उस अधिकार के उल्लंघन पर न्याय प्राप्त करना, ये अपने आप में भी मूलाधिकार है। ये अपने आप में भी मूलाधिकार है। इस तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूलाधिकार है। एक तरीके से एंटीबायोटिक है। फीवर हो जाता है तो पैरास्टामॉल से नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर कहता है भाई चलो एंटीबायोटिक ले लो। 3 दिन की दिया, नहीं फायदा हुआ तो चलो 5 दिन का कोर्स कर लो आप। 5 दिन में नहीं फायदा हुआ तो 7 दिन का कोर्स कर लो आप। तो जो गंभीरता है उस गंभीरता के हिसाब से आपको एंटीबायोटिक की डोज देनी पड़ती है। अभी मैंने ली है एंटीबायोटिक की डोज। तो उसी तरीके से ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो अधिकारों के हनन की दशा में हमको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। सीधे हम हाई डोज एंटीबायोटिक ले सकते हैं। हालांकि लो डोज एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाने का जो रास्ता है वो दूसरा है। वो यहाँ पर फंडामेंटल राइट नहीं है। हाई कोर्ट जाने का रास्ता फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता फंडामेंटल राइट है। ऐसा क्यों है कि हाई कोर्ट जाने का रास्ता फंडामेंटल राइट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता फंडामेंटल राइट है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट में हम कोई भी मुकदमा सीधे दायर कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट में हमारे पास राइट होता है कि हम हाई कोर्ट में कोई मुकदमा सीधे दायर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा सीधे दायर नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपीलीट कोर्ट है, अपीली न्यायालय है। वहां निचली अदालतों या यूं कहें कि हाई कोर्ट्स के निर्णय या ट्रिब्यूनल्स के निर्णय के खिलाफ केवल अपीलें जाती हैं। वहां सीधे मुकदमेबाजी नहीं होती। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सीधे मुकदमा हम दायर कर सकें, इसको फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट मूलाधिकारों के उल्लंघन के मामले की सुनवाई सीधे तौर पर कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि अगर इस अधिकार को हटा दिया जाए, अनुच्छेद 32 में जो अधिकार दिया गया है, अगर इस अधिकार को हटा दिया जाए तो शेष अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि शेष अधिकारों का अर्थ तभी बना रहेगा, शेष अधिकार जो हम लोगों ने पढ़े महत्वपूर्ण तभी बने रहेंगे जब उन अधिकारों के हनन होने पर, उल्लंघन होने पर उपचार की व्यवस्था की जाए, उन अधिकारों को फिर से लागू करवाने की व्यवस्था की जाए, उन अधिकारों के उल्लंघन होने पर दंड की व्यवस्था की जाए। जब तक ऐसा न किया जाए तब तक बाकी सारे मूलाधिकारों को उपलब्ध करवाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सारे मूलाधिकार इसके अभाव में निरर्थक हो जाएंगे। अगर अनुच्छेद 32 ना हो तो बाकी सारे मूलाधिकार निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो मूलाधिकार को लागू करवाने की शक्ति दी गई आर्टिकल 32 में, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने जब क्वेश्चन पूछा था प्रियम्बल, हमने पढ़ा कि भाई संविधान की आत्मा क्या है। तो अगर संविधान की आत्मा पर क्वेश्चन आता है तो फिर हम सीधे लिखते हैं कि प्रियम्बल है संविधान की आत्मा। प्रियम्बल को संविधान की आत्मा माना जाता है। लेकिन अगर हम पूछें कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब उसका आंसर प्रियम्बल नहीं होगा। तब उसका आंसर प्रियम्बल नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है। अगर हम पूछें कि ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार, आगे पढ़ाएंगे हम, लिखा देंगे, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों है। तो जब संविधान की आत्मा पर क्वेश्चन आवे एग्जाम में तो आंसर करने में सावधानी अपनानी है कि हमें क्या आंसर करना है, इस पर सावधानी अपनानी है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा के रूप में संबोधित किया है। तो संविधान की आत्मा के रूप में इसे संबोधित किया गया है। क्यों संबोधित किया गया है मैंने बताया, क्योंकि इसके अभाव में सारे मूलाधिकार निरर्थक हो जाएंगे। कैसे उपचार उपलब्ध कराया गया है आपको बताते हैं। लिखो पहले 2 लाइन, 2 लाइन लिखो। यह अनुच्छेद, यह अधिकार मूल अधिकारों के हनन होने की दशा में, मूल अधिकारों के हनन होने की दशा में उपचार रेमेडी, उपचार रेमेडी उपलब्ध कराता है, उपचार उपलब्ध कराता है, रेमेडी उपलब्ध कराता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है, डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि इस अनुच्छेद के अभाव में, या इस अधिकार या इस अनुच्छेद, कुछ भी लिख सकते हो, इस अधिकार या इस अनुच्छेद के अभाव में समस्त मूल अधिकार निरर्थक हो जाएंगे, समस्त मूल अधिकार निरर्थक हो जाएंगे, समस्त मूल अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। अतः
अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। अतः अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। कैसे? आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के अनुसार लिखो, अनुच्छेद 32 1 के अनुसार मूलाधिकारों के हनन की दशा में, मूलाधिकारों के हनन की दशा में सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद यानी मुकदमा दायर किया जा सकता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित करता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित करता है। यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मूलाधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संविधान का संरक्षक कौन है? तो अब संविधान के संरक्षक में हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति भी संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, राज्यपाल भी संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। उपयोग करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है और उच्चतम न्यायालय ही संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। इसलिए जब क्वेश्चन आवे कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो वहां भी हमारा आंसर होगा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। संविधान का संरक्षक भी उच्चतम न्यायालय है। ब्रैकेट में लिख लो कि यह संविधान का संरक्षक भी है, यानी सुप्रीम कोर्ट अभी लिखा है कि मूलाधिकारों का संरक्षक है, तो ब्रैकेट में लिख लो यह संविधान का भी संरक्षक है। उच्चतम न्यायालय संविधान का भी संरक्षक है। संविधान का भी संरक्षक है। अब आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के अनुसार लिखो, फिर बाकी समझाता हूं। अनुच्छेद 32(2) क्लॉज 2 के अनुसार, आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के अनुसार उच्चतम न्यायालय, आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के अनुसार उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोई आदेश, ऑर्डर, कोई निर्देश, डायरेक्शन या रिटें जारी कर सकता है, या निम्नलिखित रिटें जारी कर सकता है। ऐसे लिखो, कोई आदेश या निर्देश या निम्नलिखित रिटें जारी कर सकता है, या निम्नलिखित रिटें जारी कर सकता है, रिट्स जारी कर सकता है। अब क्या होता है ये पहले समझो, फिर बाकी लिखाते हैं। तो आदेश, सुप्रीम कोर्ट अगर मूलाधिकार के उल्लंघन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे सकता है, डूज एंड डोंट्स बता सकता है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, इसकी आज्ञा दे सकता है, तो आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश दे सकता है, हाउ टू डू, कैसे करना है किसी काम को, कैसे करना है किसी काम को, उसका मार्गदर्शन दे सकता है, तो निर्देश उसे कहते हैं, निर्देश देना, तो निर्देश दे सकता है। या फिर सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी कर सकता है, रिट्स जारी कर सकता है। रिट क्या होती हैं? रिट किसे कहते हैं? वैसे हमने ऑर्डर और रिट के बीच में भेद करने वाला एक वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिट होती क्या है। रिट एक तरीके से लिखित आदेश होते हैं, क्योंकि आदेश तो मौखिक भी दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट मौखिक आदेश भी दे सकता है, लिखित आदेश भी दे सकता है, तो ऑर्डर लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। लेकिन जो रिटें हैं, रिटें हमेशा लिखित आदेश के रूप में होती हैं, हमेशा लिखित होंगी। रिटें हमेशा, रिट्स हमेशा रिटन होंगी, हमेशा रिटन होंगी, तो लिखित आदेश होते हैं रिटें। दूसरी बात, इसमें बाध्यकारिता होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया, तो आदेश का भी पालन बाध्यकारी होता है, आदेश को भी मानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया तो भी मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन मान लो आदेश अगर नहीं कोई फॉलो कर पाया, तो वो एक्सक्यूज ले सकता है, आदेश ना पालन करने के लिए वो कोई अपनी गलतियां स्वीकार कर सकता है, या फिर वो कोई कॉज दे सकता है, कोई रीजन दे सकता है कि भाई इस रीजन से फॉलो नहीं हो पाया और समय दे दो आप, तमाम बातें हैं। यानी आदेश के पालन में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक लचीलापन होता है। जब आदेश दिया जाता है तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे डीएम ने एसडीएम को आदेश दिया, तो एसडीएम ने कहा साहब फीवर में पड़े हैं, बहुत ज़्यादा 103 फीवर है, मैं नहीं जा पाऊंगा, किसी दूसरे से कह दो। तो जाहिर सी बात है कि 103 104 फीवर में कहाँ दौड़ा देगा उसको, तो दूसरे को कह देगा जाओ तुम जाओ और हमें वहाँ से रिपोर्ट भेजो जा करके। तो जब भी ऑर्डर दिया जाएगा, तो ऑर्डर के पालन में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक लचीलापन होता है। लेकिन जब रिटें जारी की जाती हैं, तो रिटों के पालन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कोई लचीलापन नहीं होता। अगर रिटें जारी कर दी गई, तो उनका कठोरता से पालन करना ही पड़ेगा, उसके पालन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। ये डिफरेंस होता है आदेश और रिटों के बीच में। तो आदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, रिटें हमेशा लिखित होंगी, साक्ष्य के रूप में मौजूद होंगी, नंबर एक बात। दूसरी बात, आदेश के पालन में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लचीलापन हो सकता है। रिटों के पालन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती, कोई लचीलापन नहीं हो सकता, बहुत कठोरता से पालन करना पड़ेगा, और नहीं पालन किया
तो न्यायालय इसे अपनी अवमानना मान सकता है, न्यायालय इसे अपना कंटेम्प्ट मान सकता है। कंटेम्प्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि न्यायालय अपनी अवमानना मान सकता है और अवमानना के लिए दंड दे सकता है। तो रिटों के पालन में बाध्यकारिता का बल होता है, बाध्यकारिता का बल होता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी कर दी तो फॉलो करना ही करना है, पालन करना ही करना है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं है। तो ये रिटें होती हैं, रिटों का ये नेचर होता है। तो आदेश, निर्देश और रिट जारी कर सकती हैं। अब अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं न्यायालय में रिट कर दो, कहते हैं ना अक्सर कि हमने रिट कर दी या रिट कर दो। ये गलत अभिव्यक्ति है हमारी, हम रिट नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं? रिट तो न्यायालय के द्वारा जारी किए जाने वाले बाध्यकारी और लिखित आदेश है। रिट तो न्यायालय के द्वारा जारी किए जाने वाले लिखित और बाध्यकारी आदेश है, ये लैटिन शब्दावलियां हैं। तो रिट न्यायालय के द्वारा जारी किए जाने वाले बाध्यकारी आदेश है, लिखित आदेश है। हम कैसे जारी कर सकते हैं, हम कैसे दायर कर सकते हैं? हम नहीं दायर कर सकते न्यायालय में रिट। रिट न्यायालय के द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश हैं। फिर हम गलतियां क्या करते हैं, हम कहते क्यों हैं? हम कहते इसलिए हैं, ध्यान से समझना इस बात को। न्यायालय में रिट पिटिशन फाइल की जाती है, रिट हाइफन पिटिशन। रिट का मतलब तो रिट है, पिटिशन का मतलब होता है याचिका, प्रार्थना पत्र, मुकदमा, केस। चूंकि हाइफन शब्द लगा हुआ है, सामासिक चिन्ह लगा हुआ है, तो इस सामासिक चिन्ह का कुछ मतलब होता है। क्या मतलब होता है? इसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है पिटिशन फॉर रिट। इसका मतलब होता है पिटिशन फॉर रिट्स, रिट के लिए याचिका। न्यायालय हमारे लिए रिट जारी करे, न्यायालय हमारे लिए रिट जारी करे, इसके लिए हम न्यायालय में याचिका दायर करते हैं, पिटिशन फॉर रिट। तो हम ये नहीं कहते पिटिशन फॉर रिट, इतना व्यवहार में कहां बोलते हैं। हम कहते हैं रिट पिटिशन फाइल कर दो, कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर दो। तो अब इतना भी लोग नहीं बोलते, रिट फाइल कर दो, रिट फाइल कर दो, तो पिटिशन भी खा जाते हैं। अब पिटिशन भी खा जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि हम रिट कहां फाइल कर सकते हैं। ये तो गलत अभिव्यक्ति है। रिट फाइल नहीं होती, रिट इशू होती है, रिट जारी होती है, और सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है, बस इन्हीं दो के पास पावर है। रिट फाइल नहीं होती। तो हम लोग व्यवहार में गलत अभिव्यक्तियां देते हैं, व्यवहार में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं रिट कर दो, न्यायालय में रिट कर दो। न्यायालय में रिट नहीं होती, न्यायालय रिट जारी करता है। लेकिन व्यवहार में इस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं। आप भी करते हो, वकील भी करता है, वकील भी बोलता है, क्योंकि उसे लगता है मेरा मुवक्किल यही भाषा समझता है। उसको हम पिटिशन और समझाने लगेंगे तो वो भाग जाएगा, वो कि अरे कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी वकील है, हमारा मुकदमा नहीं लड़ पाएगा। तो फिर वो वही भाषा बोलता है जो मुवक्किल को समझ में आती है, जो क्लाइंट को समझ में आती है। तो सब गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप मत करना। रिट पिटिशन फाइल होती है कोर्ट में, और उस रिट पिटिशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिटें जारी होती हैं? हमने लिखा है आपको, आदेश, निर्देश या निम्नलिखित रिटें जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिटें जारी होती हैं? पहला है हैबियस कॉर्पस, लैटिन भाषा के शब्द हैं हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, लैटिन भाषा के शब्द हैं ये सब। दूसरा है मैंडमस, परमादेश, हिंदी बहुत सारी मिल जाती है, समादेश, अधिदेश, परमादेश ही लिखो आप, बहुत सारी। को वारंटो, अधिकार पृच्छा, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्शियोरेरी, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। तो इतनी रिटें हैं, 5 तरीके की रिटें हैं जो हमारे यहाँ जारी की जा सकती हैं। बाकी इंजंक्शन वगैरह भी है, वो दूसरे देशों में होती हैं, हमारे यहाँ नहीं होती। तो 5 प्रकार की रिटें हैं। ये लैटिन शब्दावलियां हैं, इन लैटिन शब्दावलियों के अलग अलग अर्थ हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, शरीर को प्राप्त करना। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। लिख देते हैं फिर समझाते हैं सारे, फिर आपको लिखाते हैं। अधिकार पृच्छा का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, किस प्राधिकार से। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी रोकना। सर्शियोरेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड,
प्रमाणित होना, या टू सर्टिफाई प्रमाणित करना, टू सर्टिफाई भी कह सकते हैं, प्रमाणित करना भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग रिटें हैं और इन रिटों के अलग अलग अर्थ हैं। क्या हैं अब ये रिटें, एक एक समझते हैं फिर आपको लिखाते हैं। सबसे पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस तब जारी करता है, यानी लिखित आदेश है ना, हमने बताया रिटों का मतलब लिखित आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस की रिट तब जारी करता है जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण किया जाना है। यानी किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमने न्यायालय में मुकदमा किया कि इसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तब न्यायालय हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करता है और उस रिट को इशू करके व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के कारणों की जांच पड़ताल करता है, उसके बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करता है और यह देखता है कि किन आधारों पर व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। अगर व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का आधार उचित नहीं है तो व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे देता है, व्यक्ति को रिलीव कर देता है। अगर बंदी बनाए जाने का आधार उचित है तो ठीक है। इतना ही नहीं, जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है और उसके शरीर को संकट है, उसके जीवन को संकट है, न्यायालय के सामने ऐसी प्रार्थना की जाती है, तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से यह भी आदेश दे सकता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित कराया जाए, जिससे न्यायालय इस बात की जांच कर सके कि व्यक्ति सुरक्षित है और व्यक्ति के जीवन को कोई संकट नहीं है। तो इसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ये एकमात्र रिट ऐसी है, जितनी ये सारी रिटें हैं इन सारी रिटों में से हैबियस कॉर्पस एकमात्र ऐसी रिट है जो हम न्यायालय से अधिकार पूर्वक मांग कर सकते हैं। न्यायालय से अधिकार पूर्वक मांग कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि सारी रिटें न्यायालय अपने विवेक से जारी करता है। हम जब न्यायालय में प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए रिट जारी कर दी जाए, तो यह न्यायालय का विवेक होता है कि न्यायालय हमारे लिए वो रिट जारी करे या ना करे। न्यायालय मामले के गुण अवगुण पर विचार करेगा और इसके आधार पर यह तय करेगा कि रिट जारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो न्यायालय अपने विवेक से रिटें जारी करता है, लेकिन हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करने के लिए हम न्यायालय से जिद कर सकते हैं, हम न्यायालय से अधिकार पूर्वक मांग कर सकते हैं, हम न्यायालय से पूछ सकते हैं कि आप ये रिट हमारे लिए जारी क्यों नहीं कर रहे हो। बाकी के मामले में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हैबियस कॉर्पस के लिए ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह आर्टिकल 21 के वायलेशन के लिए जारी की गई है। जीवन जीने के अधिकार और शारीरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए जारी करने की मांग की जा रही है, इसलिए ऐसा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हैबियस कॉर्पस की रिट की मांग जब न्यायालय से की जाती है तो हमने आपको बताया है कि कोई भी मूलाधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध कराए गए हैं, स्टेट के अगेंस्ट उपलब्ध कराए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जब न्यायालय रिटें जारी करेगा तो केवल राज्य के विरुद्ध जारी करेगा, बाकी के विरुद्ध जारी नहीं कर सकता। किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ, किसी निजी संस्था के खिलाफ, जो राज्य नहीं है उनके खिलाफ रिटें जारी नहीं हो सकती। लेकिन हैबियस कॉर्पस इसका एक्सेप्शन है। हैबियस कॉर्पस की रिट ऐसी है जो केवल और केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, किसी निजी संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि यह जीवन जीने के अधिकार को और व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने वाली रिट है, इसलिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को लॉफुली डिटेन किया गया है, किसी को लॉफुली अरेस्ट किया गया है, जैसे कोई अपराधी है या किसी पर अपराध करने का आरोप है, उसको अरेस्ट किया गया है, यानी लीगली अरेस्ट किया गया है किसी को, तब हैबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होगा। तब हैबियस कॉर्पस की रिट न्यायालय जारी नहीं करेगा। यह तभी जारी होगा जब कहीं पुलिस दिखाती है कि उसने लीगली किसी को डिटेन किया है, लेकिन वास्तव में वो लॉफुल डिटेंशन नहीं है, वो लीगल अरेस्ट नहीं है। तो अगर लीगल अरेस्ट नहीं है, लॉफुल डिटेंशन नहीं है, तो हैबियस कॉर्पस का केस बनता है। लेकिन अगर लीगल अरेस्ट है, लॉफुल डिटेंशन है, तो फिर हैबियस कॉर्पस का केस नहीं बनेगा। तो हैबियस कॉर्पस की रिट इस तरीके से जारी होती है। तो लिखो, एक एक लिखाते चलते हैं। पहले हेडिंग लिखो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में लिखो यह रिट न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है, इशू की जाती है। यह रिट न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है, इशू की जाती है, जब किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने का प्रश्न विचारणीय होता है। बंदी बनाए जाने का प्रश्न विचारणीय होता है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति के इस रिट के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का इस रिट के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करता है। बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करता है और यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है,
तो उसे मुक्त करने का आदेश देता है। गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसे मुक्त करने का आदेश देता है। न्यायालय यह भी आदेश दे सकता है कि न्यायालय यह भी आदेश दे सकता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय यह भी आदेश दे सकता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। न्यायालय यह भी आदेश दे सकता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। सशरीर न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। ये जरूरी नहीं है, ये वाला भाग जरूरी नहीं है, यह भी आदेश दे सकता है। मैंने लिखा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित कराया जाए जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पैरा चेंज करके लिखो। यह एकमात्र रिट है यह एकमात्र रिट है जिसकी न्यायालय से अधिकार पूर्वक मांग की जा सकती है। यह एकमात्र रिट है जिसकी न्यायालय से अधिकार पूर्वक मांग की जा सकती है। जबकि अन्य रिटें न्यायालय अपने विवेक से जारी करता है। जबकि अन्य रिटें न्यायालय अपने विवेक से जारी करता है। जबकि अन्य रिटें न्यायालय अपने विवेक से जारी करता है। यह एकमात्र रिट है जो राज्य के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। यह एकमात्र रिट है जो राज्य के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। यह हो गया हैबियस कॉर्पस की रिट। हमने बताया लॉफुल डिटेंशन है तो रिट जारी नहीं होगी, इस रिट पर विचार नहीं होगा। चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, लॉफुल डिटेंशन में या लीगल अरेस्ट में, यानी कानूनी तौर पर की गई गिरफ्तारी पर यह लागू नहीं होता। कानूनी तौर पर की गई गिरफ्तारियों पर यह लागू नहीं होता। जितनी गैर कानूनी गिरफ्तारियां हैं उसी पर यह अप्लाई होगा, उसी पर यह लागू होगा। तो ये हो गया पहला हैबियस कॉर्पस की रिट। अब जो दूसरा है मैंडेमस। तो मैंडेमस की रिट, अब दो रिट एक साथ पढ़ेंगे, मैंडेमस और को वारंटो एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ लिखेंगे, फिर प्रोहिबिशन और सर्च्यूरेरी एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ लिखेंगे। तो समझना फिर। और कल के सेलिब्रेशन में कुछ बच्चे आए थे, आपके बैच से भी एक दो बच्चे थे, बहुत सीरियस बच्चे कि बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं मिल सकते हैं, वो भी ये मैसेज दे दिया जाए कि बच्चे मिलना चाहते हैं। बैचेज हैं, नए बैचेज हैं, वो हम लोग 12 मेहनत करते रहिए, पढ़ते जाएगा। फंक्शन होते रहे हैं, अक्सर हम लोग यूपीएससी कर भी नहीं आ पाता, वरना कि वो सब मेरा इंतजार कर गया। मैं वो व्यक्ति बुलाया गया। मैंडेमस और कोवारंटो, देखो मैंडेमस के बारे में हमने लिखा हम आदेश देते हैं, कोवारंटो किस प्राधिकार से। ये दोनों रिटें हैं। हैबियस कॉर्पस की रिट अनलॉफुल डिटेंशन, इलीगल अरेस्ट के खिलाफ जारी की जाती है। जो मैंडेमस और कोवारंटो की रिट है ये केवल और केवल पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जारी होती है। लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटीज, बोलचाल में अगर कहो सरकारी अधिकारी, है ना, लेकिन केवल सरकारी अधिकारी ही नहीं होते। पब्लिक अथॉरिटी शब्द का दायरा बहुत व्यापक होता है। जो सरकार के सीधे नियंत्रण में काम नहीं कर रहे हैं और आम जनता के हितों से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनको भी हम पब्लिक अथॉरिटी के रूप में मान लेते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी शब्द काफी व्यापक होता है। तो फिलहाल जो मैंडेमस और कोवारंटो जैसी रिटें हैं, पहली बात तो यह है, कॉमन बात यह है कि केवल पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जारी होगी। जो लोक प्राधिकारी हैं, सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, पब्लिक ऑफिस पर बैठे हुए लोग हैं, केवल उनके खिलाफ जारी होगी। यानी जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उनके खिलाफ जारी नहीं होगी। प्राइवेट एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ जारी नहीं होगी। केवल पब्लिक ऑफिस, सार्वजनिक पदों पर, सरकार के अधीन, सरकार से जुड़े हुए पदों पर जो लोग बैठे हैं, केवल उनके खिलाफ जारी होगी। पहली बात तो यह है। हालांकि सरकार में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश जैसे जो पद हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे पदों के लिए मैंडेमस इशू नहीं होता। राष्ट्रपति और राज्यपाल इससे इम्यून है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल मुखिया है कार्यपालिका के, तो वो इसके अधीन नहीं आते। उनको छोड़कर बाकी सारे लोग आते हैं मैंडेमस और कोवारंटो के अधीन। कब जारी होता है मैंडेमस और कोवारंटो? देखो, अधिकारियों के संबंध में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी न निभाए जो उसे कानूनन निभाना चाहिए, कानूनन उसे जो कार्य करना चाहिए वो कार्य न करे, और उसके न करने से हमारे अधिकार का उल्लंघन हो। जैसे प्रदूषण नियंत्रण करना सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अगर वह प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम न करें तो प्रदूषण बढ़ेगा तो वो हमारे मूलाधिकार का हनन करेगा, क्योंकि प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार हमारा मूलाधिकार है, लिखा है हमने। तो फिर हम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं और न्यायालय से कह सकते हैं कि देखो जनाब, प्रदूषण नियंत्रण करना इसकी जिम्मेदारी है, ये काम नहीं कर रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारी जिंदगी खतरे में है, हमारा मूलाधिकार खतरे में है। तो न्यायालय कहेगा अच्छा,
ये कानूनी तौर पर जो जिम्मेदारी है इसका पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय आदेश देगा, न्यायालय मैंडेमस की रिट जारी करेगा और न्यायालय मैंडेमस की रिट जारी करके कहेगा हम आदेश देते हैं, वी कमांड, हम आदेश दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो, नहीं करोगे तो तुम्हें उल्टे टांग देंगे, यानी तुम्हें कंटेम्प्ट के आधार पर तुम पर मुकदमा चला देंगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो। क्यों? क्योंकि बाध्यकारी आदेश है, मैंडेमस की रिटें, रिटें बाध्यकारी है, रिटें मानना जरूरी है। तो न्यायालय आदेश देता है, वी कमांड। अब यहां हमने नहीं लिखा कि ऑर्डर, आदेश देने में ऑर्डर शब्द भी है कि ऑर्डर देना, आदेश देने में कमांड शब्द भी है। कमांड और ऑर्डर में डिफरेंस है। ऑर्डर देने में लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अभी हमने पढ़ा था, ऑर्डर देने में फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जब कमांड इशू किया जाता है तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे सेना में कमांड दिया जाता है, आदेश नहीं देता। सेना का अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश, वो ऑर्डर नहीं देता, वो कमांड देता है। कमांड देने का मतलब जो कह दिया 100% पालन करना जरूरी है, अक्षरशः पालन करना जरूरी है। नहीं पालन करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। तो कमांड में हमेशा बाध्यकारिता होती है। तो न्यायालय कमांड देता है, मैंडेमस के अंतर्गत न्यायालय कमांड देता है, मैंडेमस की रिट इशू करता है, न्यायालय कमांड देता है कि हम आदेश देते हैं कि तुम अपने इस अधिकार का पालन करो। और जब न्यायालय आदेश देता है तो उस अधिकार का पालन करना मजबूरी होती है, नहीं करेंगे तो फिर न्यायालय अवमानना में जेल भेज देगा। बहुत लोगों को भेजा है, कई सारे जिलाधिकारी, यहां तक कि राज्य के मुख्य सचिव तक को, चीफ सेक्रेटरी तक को जेल भेज दिया है न्यायालय ने मैंडेमस की अवहेलना के आरोप में। इतना खतरनाक है ये रिट। मैंने तो न्यायालय में अधिकारियों को रोते देखा है, फूट फूट कर रोते देखा है। न्यायालय ने मैंडेमस जारी किया, उन्होंने वायलेशन किया, न्यायालय ने पर्सनल अपीयरेंस जारी कर दी कि व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हो मेरे सामने और बताओ तुमने पालन क्यों नहीं किया। जब न्यायालय में आए व्यक्तिगत रूप से, न्यायालय ने पूछा तो जो जवाब उन्होंने दिया, न्यायालय ने कहा, फटकार लगाई कि तुम मुझे मूर्ख समझते हो, तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, तुम गलत तरीके का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तुम न्यायालय को गुमराह कर रहे हो, इसका मतलब तुम इस देश को गुमराह कर रहे हो, इसका मतलब तुम नौकरी करने के लायक नहीं बचे हो, इसका मतलब या तो तुम्हारी नौकरी करने की इच्छा नहीं है और या तो तुम नौकरी करने के काबिल नहीं हो, और अगर दोनों में से कोई भी एक बात है तो इस पद पर तुम्हें बने रहने का अधिकार नहीं है। तो न्यायालय ने अपने स्टूडेंट्स का लिखो, जजमेंट लिखो, इसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। अब ये सुनते ही लगी उसकी टांगे कांपने और लगा वो फूट फूट कर न्यायालय में रोने। भाई किसी को खड़ा करके कहते बर्खास्त कर दो इसको नौकरी से, न्यायालय का आदेश, सरकार की हिम्मत नहीं कि ना माने, सरकार की हैसियत नहीं कि ना माने, वरना सरकार पर कंटेम्प्ट का मुकदमा कर देगा न्यायालय, सरकार पर कंटेम्प्ट शुरू कर देगा। तो मैंने मैंडेमस की अवहेलना में अधिकारियों को न्यायालय में खड़े होकर के फूट फूट कर रोते देखा है। इतनी खतरनाक रिट है ये मैंडेमस की रिट कि अगर न्यायालय ने मैंडेमस की रिट जारी कर दी तो आदेश का पालन करना बाध्यकारी है। हालांकि जजेस पर भी डिपेंड करता है। को वारंटो, तो पहली रिट तो है कि अगर न्यायालय ने कोई कार्य करने के लिए कहा तो उसका पालन करना जरूरी है, उसको फॉलो करना जरूरी है, अन्यथा मैंडेमस की रिट जारी होगी। और अगर मैंडेमस की रिट जारी हो गई, अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा है तो मैंडेमस की रिट जारी होगी और मैंडेमस की रिट जारी करके उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए न्यायालय बाध्य करता है, बाध्य करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि कोई भी अधिकारी जरूरत से ज्यादा काम कर ले रहा है, को वारंटो। पहली दशा में तो अधिकारी काम ही नहीं कर रहा है। दूसरी दशा ऐसी है जब न्यायालय जब रिट जारी करता है तो दूसरी कंडीशन ऐसी है जहां अधिकारी काम कर रहा है, जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, जरूरत से ज्यादा कार्य कर ले रहा है, जो जिम्मेदारियां उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, जो जिम्मेदारियां उसको कानूनन नहीं सौंपी गई हैं, वो उन जिम्मेदारियों को भी निर्वाह कर ले रहा है, वो वह जिम्मेदारियां भी निभा ले रहा है जो उसे कानूनन सौंपी नहीं गई हैं। ये भी तो गलत है। हर व्यक्ति का एक अधिकार क्षेत्र है, हर व्यक्ति की एक सीमा है, हर अधिकारी की एक सीमा है, उसे अपनी सीमा में रहकर ही कार्य करना चाहिए। वह अपनी सीमा से बाहर जाकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता। अगर किसी अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है, किसी दूसरे पद को उसने ग्रहण कर लिया है जो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए था, किसी दूसरे पद के अधिकार का प्रयोग कर लिया है जो उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए था, तब न्यायालय इस रिट के माध्यम से उसके अधिकार के बारे में पूछता है। अधिकार पृच्छा, पृच्छा मतलब पूछना, को वारंटो लैटिन शब्द है। न्यायालय अधिकार के बारे में पूछता है, बताओ किस प्राधिकार से, बाई व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार का प्रयोग करते हुए तुमने यह कार्य किया है या यह निर्णय लिया है, अपने अधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण दो। और उससे अधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण न्यायालय मांगते हुए उस अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने जुरिस्डिक्शन में, अपनी सीमा में रहकर कार्य करने के लिए बाध्य करता है। तो इसे कहते हैं को वारंटो, बाई व्हाट अथॉरिटी। तो लिखो को वारंटो और मैंडेमस दोनों लिखाते हैं। पहले लिखो मैंडेमस, परमादेश लिखो। जब कोई लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी, जब कोई लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी अपने विधि सम्मत दायित्व की अवहेलना करता है, यानी कानूनी रूप से जो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसकी विधि सम्मत दायित्व, जो जिम्मेदारी उसे नहीं दी गई है, कानूनन रूप से बाध्यकारी नहीं है, उसकी अवहेलना करता है तो मैंडेमस जारी नहीं होगा। अपने विधि सम्मत दायित्व की अवहेलना करता है, यानी कानूनी रूप से करने के लिए जो बाध्य है उसकी अवहेलना करता है, उसको कहते हैं विधि सम्मत दायित्व की अवहेलना करता है। तब न्यायालय इस रिट के माध्यम से उसे दायित्व पालन के लिए बाध्य करता है। तब न्यायालय इस रिट के माध्यम से उसे दायित्व पालन के लिए बाध्य करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध ऐसी रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो भी पब्लिक अथॉरिटी है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध ऐसी रिट जारी नहीं की जा सकती। जिन कार्यों को करने के लिए लोक प्राधिकारी कानूनी रूप से सक्षम नहीं है, जिन कार्यों को करने के लिए लोक प्राधिकारी कानूनी रूप से सक्षम नहीं है, उनके विरुद्ध भी
यह रिट जारी नहीं की जा सकती। ऐसे कार्यों को लागू करवाने के लिए रिट जारी नहीं की जा सकती, उनके विरुद्ध भी यह रिट जारी नहीं की जा सकती। मैंडमस हो गया। अब लिखो कोवारंटो। कोवारंटो, यह रिट किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध न्यायालय तब जारी करता है जब उस पर यह आरोप लगाया जाता है, जब उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, जब यह आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर, यानी बाहर जाकर, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है, कार्य किया है, इस रिट के माध्यम से, इस रिट के माध्यम से न्यायालय उस लोक प्राधिकारी के, पब्लिक अथॉरिटी के, उस लोक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र का ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र का ज्यूरिसडिक्शन का स्पष्टीकरण मांगता है, स्पष्टीकरण मांगता है, एक्सप्लेनेशन मांगता है, स्पष्टीकरण मांगता है, और उसे, और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर, और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करने के लिए बाध्य करता है, और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करने के लिए बाध्य करता है। तो ये हो गया अधिकार पृच्छा और समादेश। अब अगली अंतिम दो जो रिटें हैं, प्रोहिबिशन और सर्शियोरेरी, ये दो रिटें ऐसी हैं जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्य यानी कार्य करने वाली इकाइयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। जो न्यायिक कार्य करते हैं, न्याय देने का काम करते हैं, उनके खिलाफ, या जो अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं, अर्ध न्यायिक का मतलब है जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल न्याय देने के लिए बनाए गए हैं लेकिन न्यायालय नहीं है, इसलिए उनके द्वारा न्याय देने का जो कार्य किया जाता है उसको अर्ध न्यायिक कार्य कहते हैं। पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं जब जुडिशरी पढ़ रहे थे। तो ये दो रिटें ऐसी हैं जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाली इकाइयों के खिलाफ जारी की जाती हैं। यानी आप ये कह सकते हो ऊपरी अदालत निचली अदालत के खिलाफ जारी करती है, या ऊपरी अदालत निचली अर्ध न्यायिक इकाइयों के खिलाफ जारी करती है, ऐसे कह सकते हो। जो अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं उनके खिलाफ जारी होती है। अब दो दशाएं हैं, इसलिए दो तरीके की रिट है। दो दशाएं कौन सी हैं? पहली दशा है कि सुनवाई चल रही है और निर्णय नहीं दिया गया है, निर्णय नहीं आया है, सुनवाई चल रही है, पहली दशा है। दूसरी दशा है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुनाया जा चुका है। दो अलग अलग दशाएं हैं। तो इन दो अलग अलग दशाओं के लिए दो अलग अलग रिटें हैं। पहली दशा, जब सुनवाई अभी चल रही है, निर्णय नहीं आया है, सुनवाई चलने के दौरान ही यह आभास हो जाता है कि मूलाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह मूलाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तब ऐसी दशा में न्यायालय में पिटीशन फाइल की जा सकती है, याचिका फाइल की जा सकती है, और न्यायालय प्रोहिबिशन की रिट जारी कर सकता है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय की जाने वाली कार्यवाही पर विराम लगा देता है, रोकना। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, टू फॉरबिड, विराम लगा देता है। जो सुनवाई चल रही थी, न्यायालय उस सुनवाई पर विराम लगा देता है कि अब आगे ये सुनवाई कंटिन्यू नहीं होगी। तो जब न्यायालय चल रही सुनवाई पर विराम लगा दे, रोक लगा दे, तो ऐसी रिट को प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक इकाइयों के विरुद्ध जारी होगी प्रोहिबिशन की रिट, यानी एक तरीके से कहें तो निगेटिव नेचर की है, क्योंकि कार्यवाही पर विराम लगा देती है, रोक लगा देती है। दूसरी रिट है सर्शियोरेरी, यह तब जारी की जाती है जब सुनवाई पूरी हो चुकी हो, निर्णय सुनाया जा चुका हो, और निर्णय आने के बाद यह अनुभव हो, यह पता चले कि अरे गड़बड़ हो गया, गलत निर्णय आ गया, सुनवाई में मूलाधिकार का उल्लंघन हो गया, निर्णय सुनाने में मूलाधिकार का उल्लंघन हो गया, तब न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी और न्यायालय सर्शियोरेरी की रिट जारी करेगा, उत्प्रेषण की रिट जारी करेगा। इस रिट के माध्यम से न्यायालय जो सुनवाई की गई है उस की गई सुनवाई के प्रमाण मांगता है, सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। न्यायालय की गई कार्यवाही के प्रमाण मांगता है कि तुमने किस आधार पर सुनवाई की है, प्रमाणित करो, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास भेजो, सारे सर्टिफिकेट मेरे पास भेजो। और जब तक न्यायालय इन प्रमाणों पर सुनवाई करता है, न्यायालय इन प्रमाणों से जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक के लिए न्यायालय लिए गए निर्णय को लागू होने से रोक देता है, कि जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय तब तक लागू रहेगा जब तक न्यायालय इन सारे प्रमाणों की जांच नहीं कर लेता और अपना निर्णय नहीं सुना देता। यानी इस रिट की दोहरी प्रकृति है। पहला तो यह रिट छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, जो सुनवाई पूरी हो चुकी है उसका पोस्टमार्टम करती है कि भाई देखें क्या क्या गड़बड़ी की तुमने सुनवाई के दौरान, तो पूरी सुनवाई की पोस्टमार्टम करता है न्यायालय, जांच पड़ताल करता है न्यायालय। तो पॉजिटिव है ये कि जांच पड़ताल हो रही है, छानबीन हो रही है। और दूसरी, जो निर्णय लिया जा चुका है उसके लागू होने पर रोक लगा देता है, यानी निगेटिव अप्रोच भी है इसमें। तो इसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिटें कहा जाता है। तो ये प्रोहिबिशन और सर्शियोरेरी हो गई। लिखो, पहले प्रोहिबिशन लिखो, एक एक करके लिखाते हैं। पहले लिखो प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यह रिट किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य यह रिट किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाली इकाइयों के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रिट
किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाली इकाइयों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके माध्यम से न्यायालय चल रही सुनवाई या कार्यवाही पर रोक लगा देता है। इस प्रकार इसकी प्रकृति नकारात्मक है, निगेटिव नेचर की है। अगला लिखो सर्शियोरेरी उत्प्रेषण। यह रिट न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाली इकाइयों के विरुद्ध जारी की जाती है। यह तब जारी की जाती है जब सुनवाई पूरी हो चुकी हो और निर्णय सुनाया जा चुका हो। इस रिट के माध्यम से न्यायालय की गई कार्यवाही का प्रमाण मांगता है। और मामले का पोस्टमार्टम करता है। छानबीन पोस्टमार्टम करता है। और जब तक वह प्रमाणों से संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक के लिए निर्णय के लागू होने पर रोक लगा देता है। इस प्रकार यह रिट सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। ये हो गया रिटीय शक्ति। अब हमने पढ़ा कि भाई उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है और मूलाधिकारों के उल्लंघन की दशा में, लेकिन अब रिटें हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है, रिटें सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के रिटीय क्षेत्राधिकार की तुलना। यह है सुप्रीम कोर्ट और यह है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए रिट जारी कर सकता है, देश में कहीं भी किसी भी कोने के लिए रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट अपने राज्य के क्षेत्राधिकार में, जिस राज्य का क्षेत्राधिकार उसके पास है वो केवल अपने राज्य के क्षेत्राधिकार में रिट जारी कर सकता है। जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट राज्य का होता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार इस मामले में थोड़ा बड़ा है। लेकिन अब जो अगली बात पढ़ने जा रहे हैं उसमें हाई कोर्ट बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट छोटा है। कैसे? जो सुप्रीम कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार है वो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 32 ये कहता है कि जब मूल अधिकार का उल्लंघन हो, मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अभी पढ़ा है हम लोगों ने। लेकिन हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो आर्टिकल 226 में दिया गया है। हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो आर्टिकल 226 में है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दो दशाओं में दिया गया है। पहला, मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर, अगर मूल अधिकार का उल्लंघन है तब यह रिट जारी कर सकता है। और दूसरा, अन्य प्रयोजन के लिए, अदर पर्पजेस, अन्य प्रयोजनों के लिए। इसका मतलब यह है कि अब यहां देखो, सुप्रीम कोर्ट को केवल मूलाधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट को मूलाधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी करने का अधिकार है, और उसके अलावा भी अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। यानी यहां हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार बड़ा है, क्योंकि मूलाधिकारों के उल्लंघन के अलावा भी अदर पर्पजेस के लिए रिट जारी कर सकता है। अदर पर्पजेस का मतलब है कि किसी सिविल अधिकार के लिए, या मान लो किसी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है गलत तरीके से, तो वो हाईकोर्ट जाके कहे कि जनाब देखो इन्होंने गलत तरीके से बर्खास्त किया है, इनको परमादेश की रिट जारी करो कि मुझे नौकरी दें, तो न्यायालय परमादेश की रिट जारी करके नौकरी देने के लिए कह सकता है। तो अगर मूलाधिकार का उल्लंघन नहीं भी है तब भी हाईकोर्ट जाकर के हम रिट जारी करने की मांग कर सकते हैं बिना मूलाधिकारों के उल्लंघन के।
रिट जारी करने की मांग की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केवल मूलाधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की मांग की जाएगी। तो आर्टिकल 226 का जो स्कोप है वो बड़ा है, और आर्टिकल 32 का जो स्कोप है वो छोटा है, वो बड़ा नहीं है। आर्टिकल 226 के अधीन जो हाईकोर्ट की रिटीय शक्ति है वो पूर्णतः विवेकी है, वो पूर्णतः विवेकी है। हाईकोर्ट का विवेक है कि वो रिट जारी करे या ना करे, हाईकोर्ट का विवेक है कि वो रिट जारी करे या ना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ मामलों में विवेकी नहीं है। जैसे हमने आपको लिखाया कि जब बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करनी है तो हम न्यायालय से अधिकारपूर्वक मांग कर सकते हैं, न्यायालय वहां अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, न्यायालय के लिए बाध्यकारी है रिट जारी करना, वहां न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा। हाईकोर्ट विवेक का प्रयोग कर सकता है, करे ना करे, क्योंकि 226 में है, बाद में है लिखा है। लेकिन यहां जो उपचार है, उपचार पाना फंडामेंटल राइट है, मूलाधिकार के उल्लंघन पर उपचार पाना फंडामेंटल राइट है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में हमने मूलाधिकारों के उल्लंघन का मुकदमा किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके संबंध में कोई आदेश या रिट जारी नहीं की, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकार का उल्लंघन किया। न्यायालय ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वही मूलाधिकारों का संरक्षक है, रक्षक भक्षक नहीं बन सकता, संवैधानिक व्यवस्था है, रक्षक भक्षक नहीं बन सकता। तो उसके लिए विवेकी नहीं है, यह पूर्णतः विवेकी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो पूर्णतः विवेकी नहीं है, वो उसके लिए बाध्यकारी है, वो रिट या आदेश जारी करेगा ही करेगा। तो ये डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, यानी कहीं हाई कोर्ट को ज्यादा एज है, कहीं सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा एज है, इस तरीके से। तो ये दोनों की रिटीय क्षेत्राधिकार की तुलना हो गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन की तुलना। तो ये हो गया रिटीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का, और ये हो गए हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स। अब इन फंडामेंटल राइट्स पर वैश्वीकरण का प्रभाव भी पड़ा है, मूल अधिकारों पर वैश्वीकरण का प्रभाव पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। सकारात्मक प्रभाव भी है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। सकारात्मक प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव है कि फंडामेंटल राइट का विस्तार हुआ है, फंडामेंटल राइट के विषय में जागरूकता का विस्तार हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं वैश्वीकरण के माध्यम से, क्योंकि विश्व में नए नए अधिकारों की संकल्पना जन्मी है। उन अधिकारों की संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में भारत में भी नए नए अधिकारों की व्याख्या संभव हुई है। फंडामेंटल राइट की उदार व्याख्या की गई है और नए फंडामेंटल राइट का समावेश हुआ है, जैसे निजता का अधिकार, हमने आपको लिखाया राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ना, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो नए नए मूलाधिकार का समावेश हुआ है, वो सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखे हैं। तो इसने पॉजिटिवली प्रभावित किया है, सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। लेकिन एक निगेटिव इंपैक्ट भी है। निगेटिव इंपैक्ट क्या है? निगेटिव इंपैक्ट ये है कि हमने शुरू में पढ़ा, जब फंडामेंटल राइट की शुरुआत की तो हमने शुरू में पढ़ा कि सारे फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, और राज्य की परिभाषा हमने पढ़ी आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में बताया गया कि भाई भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज, यही राज्य हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मूल अधिकार के उल्लंघन का मुकदमा होगा तो केवल इन्हीं के खिलाफ होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मूलाधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय आदेश देगा तो इन्हीं को आदेश देगा। अब निजी क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है वैश्वीकरण के युग में। पहले जो काम सरकार करती थी निजी क्षेत्र कर रहे हैं, पुल सरकार बनाती थी अब निजी क्षेत्र बना रहे हैं, सड़कें सरकार बनाती थी निजी क्षेत्र बना रहे हैं, हॉस्पिटल सरकार बनाती थी निजी क्षेत्र बना रहे हैं। तो अब जो जिम्मेदारियां पहले सरकार अकेले निभाती थी, अब वो जिम्मेदारियां निजी क्षेत्र भी एक साथ मिलकर के निभा रहे हैं। अब ऐसी दशा में मान लो निजी क्षेत्र हमारे मूलाधिकार का उल्लंघन करें, तब क्या होगा? क्यों? क्योंकि मुकदमा तो केवल राज्य के खिलाफ जाएगा, मुकदमा तो केवल राज्य के खिलाफ जाएगा। राज्य आर्टिकल 12 में पहले ही परिभाषित है, हमने पहले चर्चा कर ली, उसमें निजी क्षेत्र शामिल नहीं है, और निजी क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारियां निभाने में उन्होंने हमारे मूलाधिकार का उल्लंघन कर दिया, तो मूलाधिकारों के उल्लंघन की सुनवाई कैसे होगी? क्योंकि न्यायालय मूलाधिकारों के उल्लंघन के मामले की सुनवाई केवल और केवल राज्य के खिलाफ करेगा। ये आर्टिकल 12 में साफ साफ लिखा है, और अभी तक उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, उसमें केवल राज्य की इकाइयां शामिल हैं। इस तरीके से वैश्वीकरण के परिवेश ने मूलाधिकारों के क्रियान्वयन के क्षेत्र को सीमित कर दिया है, संकुचित कर दिया है। अभी तक इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों की सुनवाई में यह संकेत दिया है कि अगर निजी क्षेत्र राज्य जैसी भूमिका निभा रहे हैं और मूलाधिकारों का प्रश्न विचारणीय है, तो निजी क्षेत्रों को भी राज्य की भांति मानकर वह मामले की सुनवाई कर सकता है। फिलहाल अभी ऐसा कोई मामला आया नहीं है, लेकिन ये तो न्यायालय का केवल संकेत है, कोई आदेश तो है नहीं, कोई निर्णय तो है नहीं। जब तक इस बारे में कोई स्पष्ट निर्णय ना हो, जब तक इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश ना हो, तब तक हम कैसे मान लें? क्योंकि वो तो एक पुराने न्यायाधीश का दृष्टिकोण था। नए न्यायाधीश का दृष्टिकोण बदल जाए तो, नई बेंच का दृष्टिकोण बदल जाए तो वो तो नहीं मानेगा निजी क्षेत्र को। वो तो कहेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य में निजी क्षेत्र शामिल नहीं है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुनेंगे। तब तो मूलाधिकारों के क्रियान्वयन का क्षेत्र सीमित हो जाएगा, मूलाधिकारों के उल्लंघन पर न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी दशा में जो वैश्वीकरण है उसने मूलाधिकारों के क्रियान्वयन के क्षेत्र को संकुचित कर दिया है, सीमित कर दिया है। ये इस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। इस पर आगे चलकर के विचार विमर्श करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, विकल्प खोजना पड़ेगा, मार्ग खोजना पड़ेगा। फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।
तो लिखो यहां पर फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, जबकि राज्य का क्षेत्र निरंतर संकुचित हो रहा है और उसी के समानांतर निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। और उसी के समानांतर निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। तो और निजी क्षेत्र राज्य की परिभाषा में नहीं आते। तो ये निगेटिव इंपैक्ट है फंडामेंटल राइट्स पर। तो वैश्वीकरण ने फंडामेंटल राइट को पॉजिटिवली भी प्रभावित किया है, निगेटिवली भी प्रभावित किया है, सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ा है और नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ा है। ये हो गया मूलाधिकारों के वैश्वीकरण का मूलाधिकारों पर प्रभाव। अब हमने मूलाधिकारों के अपवाद के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी जब क्लासिफिकेशन किया था। तो अंतिम टॉपिक है हम लोगों का मूलाधिकारों का अपवाद। तो हम लोग मूलाधिकारों के अपवाद के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट हम लोग बाहर लिख ले रहे हैं, उतना आप समझ जाओगे, अब इतना पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। अब इसमें आर्टिकल 31A है सबसे पहले। आर्टिकल 31A कहता है किसी भी संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये 1951 द्वारा जोड़ा गया। लोकहित के लिए होगा, हमेशा लोकहित के लिए किया जाएगा, लोकहित, और पर्याप्त मुआवजे के साथ होगा, मुआवजा के साथ होगा, कंपनसेशन के साथ होगा। इसका मतलब यह है कि राज्य किसी की भी संपत्तियों को ले सकता है, भूमि अधिग्रहण जिसे कहते हैं ना, जमीन लेना, किसी की जमीन लेना, किसी का मकान ले लेना, किसी का खेत ले लेना, लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए, सड़क बनाना है, रेलवे लाइन बिछानी है, स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है। लेकिन जब राज्य संपत्तियां लेगा तो पर्याप्त मुआवजा भी देगा, कीमत भी देगा। इसके लिए कानून बनाए गए हैं और कानून बना करके ये कार्य किया जाता है। तो चूंकि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, मुकदमेबाजी होने लगती थी कि भाई मूल अधिकार है, क्यों ले रहा है राज्य, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा ये शामिल कर दिया गया कि राज्य को लोकहित के लिए संपत्तियां लेने का अधिकार है। उसमें निगमों का विलय भी किया जा सकता है, पट्टे आदि, खान आदि के पट्टे का भी विलय किया जा सकता है, राज्य निजी क्षेत्रों के बजाय खुद सारे पट्टे अपने अधीन कर सकता है, बैंकों का विलय किया जा सकता है, तमाम ये सारी बातें। तो अब तो आर्टिकल 31 क्लॉज बी, ये भी पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये कहता है कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण, लीगलाइजेशन ऑफ सर्टेन लॉज। मतलब क्या है इसका, कुछ विधियों के विधिमान्यीकरण का मतलब क्या है, समझते हैं इसको, फिर लिखाते हैं। जो पहला संविधान संशोधन किया गया, उस पहले संविधान संशोधन के पीछे एक उद्देश्य था, पर्पस था। हर संविधान संशोधन के पीछे होता है, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार का मतलब था कि भूमि राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ आजादी के पहले जमींदारी प्रथा थी, सारी जमीनें जमींदारों के कब्जे में थी, और उन जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कोई कदम भी नहीं उठाया गया, उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया गया। इसीलिए गांधी जी पर और तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा दल था, उस पर ये आरोप लगाए जाते रहे। डॉक्टर अंबेडकर और तमाम लोगों ने ये आरोप लगाया कि इसने, ये जमींदारी का समर्थन करने वाला दल था, इसने कभी जमींदारी व्यवस्था का विरोध नहीं किया। जबकि जो हमारे भारत के लोग थे वो एक और तो अंग्रेजों से प्रताड़ित थे ही, दूसरी ओर जमींदारों के शोषण के भी शिकार थे, जमींदारों से भी प्रताड़ित थे। फिलहाल जब स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता मिलने के बाद ये तय किया गया कि देश से जमींदारी व्यवस्था अब खत्म की जाएगी, और जमींदारों के कब्जे में, क्योंकि जमींदारों ने लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा था, जो किसान थे उन किसानों को अपनी ही मर्जी से अपने खेत पर हल चलाने, खेत जोतने, अनाज बोने का अधिकार नहीं था। किसान अपनी ही जमीन पर जो अनाज उपजाते थे, उन अनाजों पर पूरा का पूरा कब्जा जमींदारों का होता था। जमींदार सारे अनाज को अपने गोदामों में भरवा लेता था और किसानों को मजदूरी के रूप में एक छोटा सा हिस्सा दे देता था। तो किसान बड़े परेशान, लेकिन अब करें तो क्या करें, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था जीवित थी और बड़े बड़े लोगों का संरक्षण हासिल था। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान के माध्यम से यह तय किया गया कि भूमि सुधार का लक्ष्य रखा जाएगा और जमींदारी व्यवस्था का खात्मा किया जाएगा, जिसे जमींदारों ने जिनकी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन लोगों को वो जमीनें वापस कर दी जाए, नंबर एक। दूसरी बात, जिन जमीनों के कागजात नहीं होंगे, जमींदार ने कब्जा कर रखा है, वो जमीनें राज्य की संपत्ति मानी जाएंगी और वो जमीनें ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को बांट दी जाएंगी। जमीनें अगर कम पड़ गई और भूमिहीन किसानों की संख्या ज़्यादा है तो अधिकतम सीमा कानून बनाया जाएगा राज्यों में, और अधिकतम सीमा कानून बना करके ये तय किया जाएगा, राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि किस व्यक्ति के पास एक निश्चित मात्रा से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए। जब ये तय कर दिया जाएगा तो जिस व्यक्ति के पास निश्चित मात्रा से अधिक जमीन होगी वो सरप्लस जमीन मानी जाएगी और राज्य उसको अधिग्रहित कर लेगा, वो राज्य की संपत्ति हो जाएगी। राज्य उन संपत्ति को भी भूमिहीन किसानों के बीच बांट देगा। पर्पस ये था कि गांव में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए, गांव में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास खेती योग्य जमीन का टुकड़ा ना हो। अर्थात गांव में हर परिवार के पास खेती योग्य जमीन का एक मिनिमम अमाउंट का टुकड़ा जरूर होना चाहिए। जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है, सरकार जमींदारी का उन्मूलन कर
अधिकतम सीमा कानून लागू कर, तरह तरह के उपाय कर, जमीनें एकत्र करे और वह जमीन भूमिहीन किसानों को सौंपे। क्यों? क्योंकि कृषि ही आजीविका का सबसे बड़ा साधन था। स्वतंत्रता के बाद एक बड़ा समुदाय केवल कृषि कार्यों में संलग्न था। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र और मात्र कृषि ही आजीविका का एकमात्र साधन था। इसलिए और बड़ा समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों में रहता था, इसलिए सभी के पास आजीविका के साधन हो, सभी के पास 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सबके पास एक निश्चित आकार में जमीन का, उपजाऊ जमीन का, बंजर नहीं, उपजाऊ जमीन का टुकड़ा अवश्य होना चाहिए। नहीं है तो सरकार वो टुकड़ा उपलब्ध कराए। कैसे कराए? जमींदारी व्यवस्था को खत्म करे, अधिकतम सीमा कानून लागू करे, जो कुछ भी करना चाहे करे, लेकिन जमीन का टुकड़ा अवश्य उपलब्ध कराए। तो ये इसको हमने कहा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। अब होता क्या था, जैसे ही राज्य सरकारों ने जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना शुरू किया, अधिकतम सीमा कानून के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, इसलिए भाई जमींदारों की ही जमीनें थी, जमींदार हाईकोर्ट चले जाते थे कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, सरकार क्यों छीन रही है। तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में, अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट में इस तरीके के मुकदमे आने लगे, तो हाईकोर्ट ने अलग अलग डिसीजन देना शुरू किया। कुछ हाईकोर्ट ने कहा कि भाई संपत्ति का अधिकार है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये, तो मूलाधिकार तो नहीं छीना जाना चाहिए। कुछ हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, भले ही मूलाधिकार है, लेकिन संपत्तियों का न्यायपूर्ण वितरण भी होना चाहिए हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि संपत्तियां केवल कुछ ही लोगों के हाथों में नियंत्रित हो, संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। तो न्यायपूर्ण बंटवारा, क्योंकि उद्देश्य का लक्ष्य घोषित करती है ना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संपत्तियों का न्यायपूर्ण बंटवारा भी होना चाहिए। तो कुछ न्यायालयों ने न्याय और समता के आदर्श को ऊंचा रखा और संपत्ति के अधिकार को उसके नीचे रखा, यानी अलग अलग न्यायालयों के अलग अलग जजमेंट आने लगे। अब ये बात अजीबोगरीब हो गई कि संविधान के ही कानूनों का, संविधान के ही प्रावधानों का कार्यान्वयन अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो गया। तो इस स्थिति से निपटने के लिए संसद ने अच्छा कदम उठाया और पहला संविधान संशोधन किया गया, और पहले संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। आर्टिकल 31A जोड़ा गया, जिसमें सरकार को लोगों की संपत्तियां लेने का अधिकार दे दिया गया। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट, तो राज्य लोगों की संपत्तियां अनिवार्य रूप से ले सकता है, पब्लिक पर्पस के लिए लेगा, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, मुआवजे के साथ लेगा। दूसरी बात यह की गई कि चूंकि राज्य जो भूमि संबंधी विधियां बनाता था, वो भूमि संबंधी विधियां हमेशा लिटिगेशन का विषय बन जाती थी, मुकदमे का विषय बन जाती थी, इसलिए मुकदमेबाजी से रोकने के लिए आर्टिकल 31 क्लॉज बी जोड़ा गया। 31 क्लॉज बी के अंतर्गत 9th शेड्यूल जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और राज्यों से कहा गया कि तुम अपने भूमि सुधार कानून बनाओ, भूमि सुधार कानून बना करके संसद के पास भेज दो। संसद तुम्हारे भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगी। 9वीं अनुसूची केवल भूमि सुधार के लिए बनाई गई कि इसमें भूमि सुधार संबंधी कानूनों को शामिल किया जाएगा। और आर्टिकल 31 क्लॉज बी में यह लिख दिया गया कि संसद जिन कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगी, उन कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय नहीं कर सकता, यानी उन कानूनों को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा, जिससे कि भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। और जब भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में शामिल हो गए, तो भूमि सुधार कानूनों पर न्यायालय में मुकदमा अब राज्यों में नहीं जाएगा, तो फिर भूमि सुधार को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। तो भूमि सुधार को मुकदमेबाजी से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची शामिल कर दी गई, और यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में कानून शामिल कौन करेगा? संसद। कैसे करेगी? संविधान संशोधन करके राज्य कानून बनाएंगे और संसद के पास भेज देंगे। संसद संविधान संशोधन करके उन कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगी। क्योंकि संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कानून शामिल हो गए हैं, इसलिए उनका संवैधानिक दर्जा हो गया है, और संवैधानिक दर्जा ऐसा है कि अब इनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, न्यायालय इन कानूनों पर मुकदमेबाजी स्वीकार नहीं करेगा। तो भूमि सुधार कानूनों को गति देने के लिए ही 9वीं अनुसूची शामिल कर दी गई। बहुत अच्छा कदम था। लेकिन अब आगे चलकर क्या हुआ? 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग शुरू हो गया। हम लोग दुरुपयोग करने में खूब माहिर हैं। कोई भी चीज़ अच्छी बनाई जाती है तो उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए ढूंढ लेते हैं, तरीका ढूंढ लेते हैं। तो तरीका ढूंढ लिया सरकारों ने। सरकारों को लगा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, इसमें जो कानून चला जाएगा न्यायालय में चैलेंज नहीं होगा, तो कुछ अपने अपने स्वार्थ वाले कानून भी बना के शामिल कर देते हैं। नतीजा ये हुआ कि तमिलनाडु की विधानसभा ने रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा बढ़ा दिया, 69% रिजर्वेशन का कानून बना दिया, जबकि इंदिरा साहनी के मामले में हम लोगों ने लिखा कि रिजर्वेशन की सीमा 50% होगी। रेयरेस्ट मामले में ही बढ़ सकता है। बिना रेयरेस्ट मामले के तमिलनाडु ने रिजर्वेशन की सीमा 50% क्रॉस कर दी, 69% रिजर्वेशन दे दिया, और संसद से मिली भगत करके उस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करवा लिया। अब रिजर्वेशन का यह कानून 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया, तो अब न्यायालय इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता। तो अब ये 50% से ज़्यादा होने के बावजूद भी ये वैध हो गया। तो दुरुपयोग शुरू हो गया 9वीं अनुसूची का, खूब दुरुपयोग हुआ। आरक्षण से संबंधित, वनों से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित, खान से संबंधित राज्यों ने अपने अपने हित का, अपने अपने स्वार्थ का, राजनीतिक स्वार्थ का पोषण करने के लिए कानून बना करके 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना शुरू कर दिया। संसद के साथ पॉलिटिकल नेक्सस हो जाता था, राजनीतिक साठगांठ हो जाती थी, और कानून बनवाना शामिल कर दिया। जब 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग इस तरीके से शुरू हो गया, तो आगे चल करके 9वीं अनुसूची के दुरुपयोग को रोकने के लिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा जजमेंट सुनाया। IR सेलो, या इसको कोहिल्यो भी पढ़ते हैं, बनाम तमिलनाडु राज्य। IR सेलो या कोहिल्यो भी कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो IR सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बीड़ा उठाया कि संसद ने जो दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है 9वीं अनुसूची का, इस दुरुपयोग का खात्मा किया जाए, इस दुरुपयोग को रोका जाए। कैसे रोका जाए इस दुरुपयोग को? तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया कि ठीक है,
नौवीं अनुसूची में जो कानून शामिल कर दिए जाएंगे, आर्टिकल 31 बी के मुताबिक, आर्टिकल 31 बी के अनुसार उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यायालय ने कहा कि नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायालय आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच कर सकता है, क्योंकि आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच मना नहीं है, न्यायिक पुनर्विलोकन मना है, यानी मूलाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जांच नहीं होगी। लेकिन आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच हो सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन के आधार पर जांच हो सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, न्यायालय ने आज तक नहीं बताया। किस ग्राउंड पर किसी विशेषता को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करता है, न्यायालय ने आज तक नहीं बताया। तो अब आईआर सेलो के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वह नौवीं अनुसूची के दुरुपयोग को रोकने का शानदार जजमेंट है। अब नौवीं अनुसूची के दुरुपयोग को रोका नहीं जा सकता, सॉरी, अब नौवीं अनुसूची का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अब नौवीं अनुसूची का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इस जजमेंट के माध्यम से न्यायालय ने नौवीं अनुसूची के दुरुपयोग को रोका है कि अगर नौवीं अनुसूची में कोई कानून शामिल होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर न्यायालय उन कानूनों की जांच पड़ताल कर सकता है। तो ये है पूरा का पूरा आर्टिकल 31 बी और 9th शेड्यूल। तो हेडिंग लिखो 31 बी और इसके हेडिंग यही लिखो, कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण लिखो, इसके अंदर की कहानी लिखो, लिखो इसके अंदर की पटकथा लिखो। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 बी जोड़ा गया। 31 से तो पहले जोड़ा गया, लिखा दिए हैं। अनुच्छेद 31 बी जोड़ा गया और इसके अंतर्गत नौवीं अनुसूची 9th शेड्यूल जोड़ी गई। और इसके अंतर्गत 9th शेड्यूल नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। यह प्रावधान भूमि सुधार के लिए जोड़े गए। यह प्रावधान भूमि सुधार के लिए जोड़े गए। भूमि सुधार का अर्थ है, भूमि सुधार का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमियों का, जमीनों का, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य जमीनों, भूमियों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, जिससे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास, जिससे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास कृषि योग्य भूमि का, जिससे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास कृषि योग्य भूमि का एक भाग अवश्य हो, एक टुकड़ा, एक भाग अवश्य हो। भूमि राज्य सूची का विषय है, भूमि राज्य सूची का विषय है, अतः यह राज्य सरकारों का दायित्व है, अतः यह राज्य सरकारों का दायित्व है। पैरा चेंज करके लिखो, राज्य सरकारों ने भूमि सुधार के लिए, राज्य सरकारों ने भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून, जमींदारी उन्मूलन कानून, कमा अधिकतम सीमा कानून, सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, अधिकतम सीमा कानून, सीलिंग मतलब अधिकतम सीमा, लैंड सीलिंग एक्ट, अधिकतम सीमा कानून आदि निर्मित किए, आदि निर्मित किए, जिसके माध्यम से जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई, कमा किसी व्यक्ति के लिए भूमि रखने की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, किसी व्यक्ति के लिए भूमि रखने, जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, जिससे भूमियों का न्यायपूर्ण वितरण हो सके, जिससे भूमियों का न्यायपूर्ण वितरण हो सके। किंतु संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, किंतु संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अतः भिन्न भिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में, भिन्न भिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में इसके विरुद्ध याचिकाएं दायर की गईं, याचिकाएं दायर की गईं, जहां न्यायालयों ने भिन्न भिन्न निर्णय भी प्रतिपादित किए, यानी अलग अलग हाईकोर्ट के अलग अलग डिसीजन थे, जहां उच्च न्यायालयों ने भिन्न भिन्न निर्णय भी प्रतिपादित किए। इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए, इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए संसद ने पहला संविधान संशोधन किया, संसद ने पहला संविधान संशोधन किया। पैरा चेंज करके लिखो, प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से, प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31 बी के अंतर्गत, अनुच्छेद 31 बी 31 बी के अंतर्गत नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे भूमि सुधार कानूनों को,
जिससे भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक मान्यता दी जा सके। भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक मान्यता दी जा सके। भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक मान्यता दी जा सके। यह प्रावधान किया गया कि यह प्रावधान किया गया कि संसद के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से जो कानून 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाएंगे जो कानून 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाएंगे न्यायालय उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं करेगा। न्यायालय उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं करेगा। इस प्रकार भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण प्रदान कर दिया गया। भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण प्रदान कर दिया गया। पैरा चेंज करके लिखो। किंतु आगे चलकर 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग प्रारंभ हो गया। किंतु आगे चलकर 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग प्रारंभ हो गया। इसमें आरक्षण, वन, कंपनी, खान, माइनिंग, खान इत्यादि से संबंधित कानून भी शामिल किए जाने लगे। से संबंधित कानून भी शामिल किए जाने लगे, क्योंकि 9वीं अनुसूची कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त थी। क्योंकि 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से मुक्त थी। ब्रैकेट में लिख लो, जैसे तमिलनाडु ने 69% रिजर्वेशन, तमिलनाडु ने 69% रिजर्वेशन दे दिया। पैरा चेंज करके लिखो। 9वीं अनुसूची के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए 9वीं अनुसूची के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 2007 में आईआर सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में प्रगतिशील निर्णय दिया है। न्यायालय ने कहा कि वह आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय ने कहा कि वह आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की वह आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की जांच कर सकता है। अर्थात अब आधारभूत ढांचे के आधार पर 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आधारभूत ढांचे के आधार पर 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यद्यपि केवल उन्हीं कानूनों की जांच हो सकती है जो 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किए गए हैं, क्योंकि आधारभूत ढांचे की संकल्पना इसी दिन आई थी, यानी केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद वाले कानून, उन्हीं कानूनों की जांच हो सकती है जो 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किए गए हैं। तो ये 31B की पूरी कहानी है। अब आर्टिकल 31C ये कहता है कुछ नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता। ये बात जोड़ी गई 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये बात जोड़ी गई, कुछ नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता। क्या मतलब है इसका, कुछ नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता? इसका मतलब यह है कि मूलाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता किसी भी दशा में, लेकिन नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन हो सकता है। अगर मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में मुकदमा जाएगा, नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन होगा तो न्यायालय में मुकदमा नहीं जाएगा, आदि आदि सारी बातें हैं। लेकिन दो ऐसे नीति निदेशक तत्व हैं जिनको लागू करने के लिए अगर मूलाधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो उस पर मुकदमा नहीं बनेगा। यह अनुच्छेद ये कहता है। सामान्य तौर पर मूलाधिकार का अगर उल्लंघन होगा तो न्यायालय में मुकदमा जाता है, मुकदमा दर्ज होगा। नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन होगा तो न्यायालय में मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन दो ऐसे नीति निदेशक तत्व हैं जिनको लागू करने के लिए अगर मूलाधिकारों का उल्लंघन किया जाए तो न्यायालय में मुकदमा नहीं जाएगा, न्यायालय में मुकदमा दर्ज नहीं होगा।
यही बात ये अनुच्छेद बताता है। वो कौन से दो नीति निदेशक तत्व हैं? आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी, इन दोनों में बताए गए हैं। ये संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए है, यानी एक तरीके से कह दो भूमि सुधार का एक हिस्सा ही है ये, ऐसे समझ सकते हो, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए। बाकी हम इसको आगे समझाएंगे, जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसको समझाएंगे, अभी लिख लो केवल, अभी केवल लिख लो इसको यहाँ पर, ये चर्चा आगे हम करेंगे जब डीपीएसपी समझाएंगे कि 39 बी क्या है, 39 सी क्या है। तो अभी लिखो, यहाँ पर लिखो, इसके जस्ट बाद नीति निदेशक तत्व ही शुरू करेंगे, तो कल ये टॉपिक आ जाएगा। लिखो, नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद, नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39 स्मॉल बी और 39 स्मॉल सी, नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39 स्मॉल बी और 39 स्मॉल सी को लागू करने के लिए, बनाई गई विधियों को, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 के मूलाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। पहले 31 भी था, अब 31 हट गया है, तो चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो अनुच्छेद 31, 14, 19, 31, लेकिन अब 31 नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखाया। अनुच्छेद 14, 19 और 31 के मूलाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, जिससे संपत्तियों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सके। पर्पस यही था इसका। तो आर्टिकल 14, 19 और 31 के मूलाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। ये 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, बाकी इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे 39 बी और सी। अब आगे है 33, वो तो बाद में जोड़े गए सारे, ये पहले से थे। आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 कहता है कि संसद द्वारा निम्नलिखित के मूल अधिकारों में कोई मॉडिफिकेशन या संशोधन का अधिकार संसद कुछ लोगों के मूलाधिकारों में मॉडिफिकेशन कर सकती है, कुछ लोगों के मूलाधिकार छीन सकती है, कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है। किन लोगों के? जो सुरक्षा बल के सदस्य हैं, जो खुफिया संगठन के सदस्य हैं, जो कानून व्यवस्था से जुड़े सदस्य हैं, जो सुरक्षा बल के लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, जैसे सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, खुफिया संगठन है जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, ये तमाम लोग, और उपर्युक्त सदस्यों के बीच संचार उपलब्ध कराने वाले, और जो लोग इनके बीच संचार उपलब्ध कराते हैं, भाई हेड ऑफिस में बैठे होते हैं और इनके बीच कम्युनिकेशन करते हैं कि भाई डेल्टा तुम इधर जाओ, चार्ली तुम इधर जाओ, क्योंकि पुलिस टीम के या सिक्योरिटी टीम के, सेना के अलग अलग नाम होते हैं, किसी को किसी के नाम से नहीं बुलाया जाता, हर किसी के नाम अलग अलग होते हैं, हर यूनिट के नाम अलग अलग होते हैं जब भी किसी ऑपरेशन पर निकलते हैं। तो कौन डेल्टा है, कौन चार्ली है, किसकी तैनाती कहाँ है, कौन कहाँ है, ये सब जो मुख्यालय से आदेश पारित करते रहते हैं और एक दूसरे को संचार देते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं कि किस लॉन्गिट्यूड किस लैटिट्यूड पर कोई आतंकी छिपा हुआ है, उसको कैसे हिट करना है, कहाँ से, पूरा ये एक तरीके से जीआईएस मैपिंग होती है। तो वो कम्युनिकेशन उनके बीच देते हैं, तभी उन्हीं के निर्देशों के आधार पर हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घना जंगल है, ब्लंट है पूरा एरिया, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, तो बताते हैं कि इस लॉन्गिट्यूड इस लैटिट्यूड पर आगे बढ़ो, तो उनके पास यंत्र होता है, वो उसके आधार पर उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर वो आगे बढ़ते रहते हैं, तभी जाकर के वो अपने टारगेट को हिट कर पाते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें, तो उपर्युक्त सदस्यों के बीच जो संचार उपलब्ध कराने वाले लोग हैं, सदस्य हैं, इन सब के मूलाधिकारों में कोई भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई खुफिया संगठन का सदस्य है, अब उसके पास तमाम खुफिया जानकारी है, वो बोले नहीं भाई हमें तो वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी, मैं तो सब बोलूंगा, मुंह खोलूंगा सब बोलूंगा। अब अगर वो मुंह खोलेगा सब बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, देश की संप्रभुता को, सुरक्षा को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों के बोलने की आज़ादी प्रतिबंधित की जा सकती है, सीमित की जा सकती है, अगर वो इसका उल्लंघन करेंगे तो उनको सजा दी जा सकती है। तो संसद ने कानून बना करके ऐसा कर रखा है। ये देश की स्वतंत्रता के लिए, संप्रभुता के लिए, सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, सभी देश ऐसा करते हैं। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, सैनिक कानून, सैनिक कानून अलग है, सैनिक शासन अलग है, मैंने इस पर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इसके दौरान कोई भी फंडामेंटल राइट निलंबित हो सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। क्या है मार्शल लॉ, सैनिक कानून क्या है? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सैनिक शासन, मिलिट्री रूल, एक होता है सैनिक कानून, मिलिट्री लॉ यानी मार्शल लॉ। सैनिक शासन उसे कहते हैं, मिलिट्री रूल उसे कहते हैं जहां सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है, सेना के अधिकारी राष्ट्रपति बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बाकी सबको धक्के मार के गिरा देते हैं। जैसे पाकिस्तान, वहां अक्सर सेना का शासन आ जाता है, मिलिट्री रूल आ जाता है। जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ ना, ये लोग वहां के सैनिक तानाशाह थे। वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पद से हटाया और बोले आज से राष्ट्रपति मैं, आज से प्रधानमंत्री मैं, सारी सत्ता मेरे हाथ। तो सेना का जो मुखिया है वो सरकार का मुखिया बन जाता है, वही सरकार चलाने लगता है, तो उसको मिलिट्री रूल कहते हैं। जैसे इस समय तो पाकिस्तान में नहीं है, म्यांमार में है इस समय,
उसको जुंटा कहते हैं। जुंटा सेना की कमेटी को कहते हैं, सेना के सदस्यों की कमेटी को कहते हैं। तो वहाँ मिलिट्री रूल है, म्यांमार में है मिलिट्री रूल, तो वो सैनिक शासन है, मिलिट्री रूल है। हमारे यहाँ मिलिट्री रूल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सेना को सिविल प्रशासन से अलग रखा है। पाकिस्तान में क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान वाले गधे हैं, क्योंकि उन्होंने सिविल शासन को और मिलिट्री शासन को अलग अलग नहीं रखा है, एक साथ रखा है ना। वो जब वहाँ कैबिनेट की मीटिंग होती है तो सेना के अधिकारी को भी बुला लेते हैं, आईएसआई जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है उसको चीफ को भी बुला लेते हैं। ये शासन करने का सबसे घटिया तरीका है। लेकिन जिसके पास जितनी अकल होगी, जिन्ना के पास इतनी ही अकल थी, इससे ज़्यादा नहीं थी, तो जिसके पास जितनी अकल होगी वो उतना ही सोचेगा, उस अकल से बढ़ के तो काम कर नहीं पाएगा। तो उसके पास इतनी ही अकल थी, जिन्ना के पास इतनी ही अकल थी, तो उसने एक बात, दूसरी बात वो आतताई नेचर का था। अलग होने के बाद भी वो भारत के तमाम क्षेत्रों पर कब्जा करने की नीयत रखता था, लालची और आतताई था वो। तो उसकी ये भी नीयत थी, यानी नीयत साफ नहीं थी उसकी। तो इसलिए उसने ये तय किया कि जो सिविल शासन होगा वो सेना के साथ मिलकर काम करेगा। कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी तो मिलिट्री अधिकारियों को भी बुला लिया जाएगा, आईएसआई के एजेंट को भी बुला लिया जाएगा। तो वहां पे जब सिविल शासन में मिलिट्री के लोग शामिल होते हैं तो भाई उनको लगता है कि भाई देखो कैसे निर्णय लिए जाते हैं, क्या हो रहा है, इसमें हमारा भी रोल है। तो जब हमारा ही रोल है तो हमारा रोल प्रमुख क्यों ना हो जाए। तो जब मौका मिलता है धक्के मार गिरा देते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बोलते हैं आज से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हम, तुमको निर्णय लेना नहीं आता, निर्णय हम लेकर दिखाएंगे। तो वहाँ ये घटिया सिस्टम है, इस वजह से ऐसा होता है। हमारे यहाँ ऐसा घटिया सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बैलेंस्ड है, बहुत बैलेंस्ड है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग है, सिविल गवर्नेंस, मिलिट्री गवर्नेंस बिल्कुल अलग है। जब हमारे यहाँ कैबिनेट की बैठक बुलाता है प्रधानमंत्री तो उसमें किसी सेना के अधिकारी को नहीं बुलाया जाता, रक्षा मंत्री रहता है, सेना का अधिकारी नहीं आता। जब हमारे यहाँ कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है तो उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को नहीं बुलाते हम, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आता है जरूरत पड़ने पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ नहीं आता। तो हम लोगों के यहाँ जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, हम लोगों के यहाँ कैबिनेट की मीटिंग में हम मिलिट्री के रोल को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि सिविल रूल अलग है, मिलिट्री रूल अलग है। हमने इसमें डिफरेंस बना के रखा है, हमने इसमें गैप रखा है। इस गैप के कारण भारत में मिलिट्री रूल की सिचुएशन नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात, हम डेमोक्रेटिक मान्यताओं वाले लोग हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक मान्यताओं वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक मान्यताओं वाले लोग हैं, इसलिए भी हम ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान लोकतांत्रिक मान्यताओं वाला देश तो है नहीं, वहाँ तो बस एक धर्म की मान्यता चलनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, तो वो लोकतांत्रिक मान्यताओं वाला है नहीं, तो इसलिए भी वहाँ मिलिट्री रूल आता है, हमारे यहाँ नहीं आ सकता। पहली बात तो ये है। तो मिलिट्री रूल अलग है, मार्शल लॉ अलग है। मिलिट्री रूल क्या है मैंने आपको समझाया। अब मार्शल लॉ क्या होता है समझो, इसे ध्यान से समझना। सैनिक कानून का मतलब होता है, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि मान लो कहीं किसी जिले की कानून व्यवस्था खराब हो गई। पहले ऐसा अक्सर होता था, और चूंकि पुलिस के पास आधुनिक हथियार नहीं होते थे, 303 बंदूक हुआ करती थी पुलिस के पास, वो झटका दे करके और 2 बार झटकता था तब एक गोली निकलती थी। जो अपराधी थे, आतंकी थे, उनके पास ऑटोमेटिक मशीन गनें होती थी, तब तो ऐसे ही चलता था। फिर स्वचालित हथियार आ गए, AK-47 आ गई, ये सब आ गई, और पुलिस वाले उसी 303 से मुकाबला करते थे। तो जब तक वो 1-2 झटका दे करके और दोबारा लोड करते थे गोली और फायर करते थे, तब तक तो स्वचालित वाहन हथियारों से उन सबको निपटा देते थे। और पुलिस के पास 21वीं शताब्दी के शुरुआत तक वही हथियार थे, जबकि आतंकवाद, नक्सलवाद सब चरम पर था। बेचारे पुलिस वाले कैसे सामना करें, कहीं दंगे भड़क जाएं, तो जो दंगाई थे वो आधुनिक हथियारों से हमला कर देते थे, और पुलिस वाले वही 303 लेकर के जुटे रहते थे, तो उनकी क्षमता ही नहीं होती थी कि वो 303 से मुकाबला कर पाए। ज्यादातर पुलिस वालों के पास तो डंडे रहते थे, नहीं तो 303, और वो भी पता चला झटके देने में कहीं फंस गई तो बुलेट लोड ही नहीं हुई, दोबारा एक बार फायर होने के बाद दोबारा बुलेट नहीं लोड हुई, अब बेचारा झटके पे झटका दिया जा रहा है, फायर ही नहीं हो रहा है। हम लोगों ने देखा, ये हालात हम लोगों ने देखे हैं। तो जो बहुत एनर्जेटिक पुलिस ऑफिसर होते थे, बहुत दबंग पुलिस ऑफिसर होते थे, तब तो डकैती वगैरह भी बहुत होती थी, अक्सर उनकी डकैतों से मुठभेड़ हो जाती थी, तो वो सरकारी पिस्टल के साथ साथ, सरकारी राइफलों के साथ साथ अपने निजी हथियार भी रखते थे। कानून की नजर से वो गैर कानूनी था, लेकिन जिंदगी बचाना जरूरी है, क्योंकि सरकारी पिस्टल कब धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं। पता चला 2 गोली चलने के बाद बंद हो गई, तीसरे मना कर दिया, बोले अब नहीं चलेंगे, जाओ तुम्हें जो करना कर लो। तो अगर निजी हथियार नहीं है तब तो डकैत उसको मार के चला गया। तो बड़ी विषम परिस्थितियां थी पुलिस के साथ। तो जब किसी भी जिले में दंगे भड़क जाए या कोई भी आपराधिक गतिविधियां, हिंसा बड़ी तेजी से हो जाए, तो ऐसी दशा में पुलिस के बस का होता नहीं था कंट्रोल करना। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो भी बहुत आधुनिक नहीं थी, तो फिर हमें सेना बुलानी पड़ती थी जिले में। अब नहीं होता, क्योंकि अब हमारे पास सेना, अब हमारे पास पुलिस का आधुनिकीकरण हो गया है। पुलिस के पास भी AK-47 जैसे हथियार आ गए हैं, हैंड ग्रेनेड आ गए हैं, पुलिस के पास जहां जहां जरूरत है वहां पर, तो पुलिस के पास भी अब आधुनिक हथियार आ गए हैं, तो जल्दी जरूरत नहीं पड़ती। जहां जरूरत पड़ी वहां CRPF आदि को भेज दिया, वो उनसे ज्यादा आधुनिक हथियारों से युक्त है, तो जल्दी सेना की तैनाती की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों ने देखा है वो दौर जब जिलों में सेना बुलाई जाती थी, सेना की तैनाती होती थी। तो जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए, दंगे भड़क जाए, हिंसा भड़क जाए, पुलिस कंट्रोल न कर पाए, तो फिर हम सेना को जिले में बुलाते थे और सेना से कहते थे कि भाई साहब अब इस जिले की कमान तुम ही संभालो, इन अपराधियों और इन दंगाइयों से तुम ही निपटो, हमारे बस का नहीं है। तो सेना उस जिले में तैनात होती थी, और जैसे ही सेना की तैनाती होती थी उस जिले में, सेना फ्लैग मार्च करती थी। उसका तरीका है कि खुली जीप पर झंडे लगा के और खुली जीप पर हथियारों से लैस जो सैनिक है वो पूरे जिले में फ्लैग मार्च करते थे कि अब यहाँ हम आ गए हैं, आज से यहाँ हमारा कानून चलेगा, शासन नहीं चलेगा, शासन नहीं चलेगा। शासन तो सरकार चलाएगी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब चलाएंगे, मुख्यमंत्री राज्यपाल ये सब चलाएंगे। कानून आज से इस जिले में हमारा चलेगा। अब DMSP सब जाकर के आराम करें, अब यहाँ का कानून व्यवस्था हम संभालेंगे, यहाँ की कानून व्यवस्था हम संभालेंगे, और यहाँ की कानून व्यवस्था हम संभालेंगे, तो तुम्हें हमारे आदेश का पालन करना पड़ेगा। और जैसे ही उस जिले की कानून व्यवस्था संभल जाती थी, तुरंत संभल जाती थी, सेना के आने के बाद देर नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले जब मान लो कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू में बंद है बहुत दिनों तक घर में, आपने सोचा यार कमरे में बंद है, लाओ जरा खोल के देखिए खिड़की बाहर क्या हो रहा है। आपने खिड़की से बाहर खोला और पुलिस वाला तैनात है, तो वहीं से 2-4 गालियां आपको देगा, अरे बंद कर खिड़की, तो आप खिड़की बंद कर लोगे।
और सेना की तैनाती है और सेना ने मना कर दिया, खबरदार कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई खिड़की नहीं खोलेगा। और आपने सोचा कि लाओ जरा खिड़की खोल के देखे बाहर क्या हो रहा है। आपने खिड़की खोली, एक आवाज आई, ड्रुम, धाय से आवाज आई और पता चला आपने पड़ गए, क्योंकि वार्निंग एक बार दे चुके हैं, रोज नहीं देंगे वो, एक बार वार्निंग दे दिया उन्होंने, अब पालन करना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो फिर जाओ ऊपर पहुंचो। तो फिर जब सेना का कानून लागू हो जाता है तो उसका पालन कठोर हो जाता है। नतीजा ये है कि सैनिक कानून लागू होते ही लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाता है। जैसे ही कानून व्यवस्था सुधर जाती है, सेना का अधिकारी जिलाधिकारी को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप करके कि लो भाई तुम्हारे जिले में हमने शांति बना दी, अब बाकी तुम संभालो, क्योंकि हमारा काम नहीं है, हम जा रहे हैं। तो जिलाधिकारी को कानून व्यवस्था का कमान सौंप करके वापस चला जाता है। इसको कहते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ हमारे देश में लागू होते रहे पहले, अब नहीं होते, अब ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, हमने उसका रीजन बताया आपको। तो मार्शल लॉ जब लागू होगा किसी भी जिले में, तो ये सेना का अधिकारी तय करेगा कि कौन सा मूलाधिकार रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। उसमें चाहे 20 हो, चाहे 21 हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि हम लोगों ने आपातकाल में पढ़ा है, जब आपातकाल पढ़ा है हम लोगों ने, तो आपातकाल में हमने पढ़ा है कि जब आपातकाल लागू होता है तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट को निलंबित नहीं किया जा सकता, पढ़ा है, लिखा है हम लोगों ने। लेकिन वो आपातकाल के लिए है, मार्शल लॉ के लिए नहीं है। मार्शल लॉ में तो कोई भी अधिकार निलंबित किया जा सकता है। हमने बताया ना, खिड़की खोली और उधर से ड्रोन की आवाज आई, धाई की आवाज आई और बदल जाने पड़ गया आदमी, तो कहेगा 21 नहीं पड़ गया और आप भी नहीं पड़ गए, दोनों नहीं पड़ गया, व्यक्ति भी नहीं पड़ गया, 21 भी नहीं पड़ गया। तो मार्शल लॉ के दौरान किसी फंडामेंटल राइट का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी होती है, कानून व्यवस्था प्राथमिकता होती है। फिलहाल अब इसकी जरूरत हमें नहीं होती। कहीं कहीं जो दूरगामी जैसे बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ सेना की तैनाती है, नॉर्थ ईस्ट में के कुछ एरियाज में तैनाती है, तो वहाँ है कहीं कहीं कुछ एरियाज में, बाकी नहीं होती। तो लिखो मार्शल लॉ, लिख दिया हमने कि मार्शल लॉ के दौरान कोई भी फंडामेंटल राइट निलंबित किए जा सकते हैं। बाकी फिर आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 35, हाँ, मूलाधिकारों के दो अपवाद और हैं आपातकाल के दौरान, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है, आर्टिकल 19 में दिए गए मूलाधिकार पूरे देश में निलंबित हो जाते हैं, भले ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा देश के किसी छोटे भाग में हो। और जब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा देश के किसी भी भाग में जीवित रहेगी, आर्टिकल 19 के मूलाधिकार पूरे देश में निलंबित रहेंगे। और जैसे ही यह आपातकाल की उद्घोषणा वापस ली जाएगी, आर्टिकल 19 के अधिकार पुनर्जीवित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त किन मूलाधिकारों को किन आधारों पर निलंबित किया जाएगा, राष्ट्रपति इसके लिए घोषणा जारी करेगा, कब कब के लिए निलंबित किया जाएगा, राष्ट्रपति इसके लिए घोषणा जारी करेगा। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 में जो मूलाधिकार दिए गए हैं, ये कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो ये सारे प्रावधान हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अंतिम आर्टिकल फंडामेंटल राइट का पार्ट आर्टिकल 35 है, और आर्टिकल 35 में हम लोग ऑलरेडी शुरू में पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 35 मूलाधिकारों के क्रियान्वयन के विषय में है, कि मूलाधिकारों को लागू करने के लिए विधि बनाने का अधिकार संसद को है, राज्यों के विधानमंडल को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य के विधानमंडल विधि बनाएंगे तो अलग अलग बना सकते हैं, जबकि मूलाधिकारों का क्रियान्वयन पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। इसलिए संसद जब कानून बनाएगी तो एक जैसा कानून पूरे देश में लागू होगा। तो मूलाधिकारों के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इति मूलाधिकार। मूलाधिकार के लिए इतने ही प्रावधान हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं। इस तरीके से फंडामेंटल राइट का चैप्टर खत्म हो गया। रिवाइज कर लेना इसे। हम लोग जो फंडामेंटल राइट के क्वेश्चंस हैं विगत वर्षों में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और फिर नए यूनिट की शुरुआत करेंगे। हमारी नई यूनिट होगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। तो अपने जो डाउट है पूछ लो, क्वेश्चन ले लेते हैं।